नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। 24 घंटे में 3,23,000 केस, 2,771 लोगों की मौत। हर कोई इस बात से परेशान कि आसपास से किसी न किसी के अचानक देहांत की खबरें आ रही हैं। अप्रैल 2021 में भारत में मौतों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इस महीने अब तक 34,600 मौतें हुई हैं और इनमें से 17,338 मौतें पिछले 7 दिन में हुई हैं। कोरोना काल में यह महीना भारत के लिए अब तक का सबसे बुरा महीना रहा है और अभी इसे खत्म होने में 3 दिन बाकी। कोरोना की दूसरी लहर में एक तरफ जनता की बेबसी है, दूसरी तरफ वीआईपी कल्चर है। दिल्ली में 5 स्टार अशोका होटल में दिल्ली हाईकोर्ट के जजों, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिजनों के लिए कोविड केयर सेंटर रिजर्व किया गया। सवाल ये कि क्या महामारी में मरते लोगों और संसाधनों की कमी के बीच किसी वीआईपी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को रिजर्व करना जायज है? क्या किसी वीआईपी की जान किसी आम आदमी की जान से ज्यादा कीमती है? आज वीआईपी वंदना करने वाली व्यवस्था को आम आदमी के दुख और तकलीफ दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि दूसरी लहर का कहर कब तक चलेगा। आईआईटी कानपुर की स्टडी में क्या है? कठिन समय में मित्रों की मदद ही काम आती है। भारत को विदेशों से मदद मिल रही है। अमेरिका और यूएई के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने मदद देने की घोषणा की है। रूस ने भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। कैसे पूरी दुनिया भारत का साथ दे रही है, इसकी जानकारी देंगे। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है और दिल्ली सरकार का सिस्टम फेल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से पूछा कि संकट से निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है? क्या वैक्सीनेशन ही मुख्य विकल्प है? कोर्ट ने यह भी कहा कि जब जरूरत महसूस होगी हम दखल देंगे। राष्ट्रीय आपदा के समय हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। अच्छी खबर यह है कि 60 देशों में इस्तेमाल हो रही रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी 15 मई के बाद भारत में आ जाएगी। शुरुआत में इस वैक्सीन की डोज इंपोर्ट होंगी ताकि तुरंत लोगों को लगाई जा सके। इसके बाद भारत की 6 कंपनियां देश में ही इस वैक्सीन का उत्पादन करेंगी। इसके दाम पर बात हो रही है। शुरुआत में इंपोर्ट होने वाली डोज के मुकाबले मेड इन इंडिया स्पुतनिक वी का दाम कम होगा। 92% प्रभाव वाली इस वैक्सीन पर हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने वाली लाइनों में पूछो तो लोग यही कहते हैं कि जिनकी पहुंच है उनका सिलेंडर आसानी से भर जाता है। अस्पताल के बाहर सड़क पर पड़े लोगों से पूछो तो लोग यही कहते हैं कि जिनकी पहुंच है वो जैसे तैसे बेड का इंतजाम कर लेते हैं, बाकी इंतजार करते हैं। रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाओं में जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें मिल जाती हैं, बाकी एक एक डोज के लिए इधर उधर भागते हैं। महामारी अमीर गरीब नहीं देखती, ताकतवर कमजोर नहीं देखती, लेकिन महामारी से लड़ने वाला सिस्टम फर्क करता है। सोचिए, कोरोना में भी वीआईपी कल्चर चल रहा है। दिल्ली सरकार ने जजों के लिए 5 स्टार होटल बुक कर दिया जिससे कोरोना होने पर उनका सही से इलाज हो सके। हाईकोर्ट ने इस पर दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई कि उन्होंने तो इसके लिए कहा ही नहीं था। ऑक्सीजन तो किसी को दे नहीं पा रहे और जजों के लिए 100 रूम बुक कर रहे हैं। यह फटकार जरूरी थी क्योंकि अगर महामारी में भी वीआईपी कल्चर चलेगा तो उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा जो ऑक्सीजन, बेड, दवाओं के लिए एड़ियां घिस रहे हैं। दिल्ली का 5 स्टार अशोका होटल, 2 फ्लोर और 100 कमरे। ये दिल्ली के जजों, उनके परिवारों और कोर्ट के अफसरों के लिए बुक कर कि कहीं अगर उन्हें कोरोना हो जाए तो इलाज में कोई कमी न रहे। रोज की वही कहानी दिल्ली के अस्पतालों के बाहर की। लोग एक से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे अस्पताल के चक्कर काटते रहते हैं। गाड़ी में मरीज बेबस पड़ा रहता है, लेकिन कहीं पर भी इलाज के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती। ऐसे में दिल्ली में क्या ये सही था कि कुछ वीआईपीज के लिए एक होटल को चिन्हित कर लिया जाता? कहीं पर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऑक्सीजन लेवल 40 तक आ चुका है। रात भर महावीर ने ऑक्सीजन लगाया, सुबह का रेफर कर दिया उन्होंने। यहाँ क्या कहा है अभी? यहाँ कहते नहीं, कोई सीएमओ से करवा दो तो हम ले जाएंगे। सीएम हाउस से कहने? सीएमओ से कह दोगे तो हाँ जी, वो करवा दो तो हम बंदे जाने नहीं जाने देंगे। उसके अलावा नहीं है। आपके सामने बाकी लोग एडमिट हो रहे हैं? मेरे सामने भी 5 पेशेंट गए हैं। अभी एक यहाँ पड़ा हुआ था सुबह से, वो अभी गया हुआ है और जिसका मतलब कॉल आ जाती है अंदर से उसको ले जा रहे हैं अंदर। आप लोग को लग रहा है वीआईपी कल्चर है? यस, बिल्कुल। अब भूल कर भी किसी से ये मत कहना कि देश में सब बराबर हैं, क्योंकि वीआईपीज का पूरा ध्यान रखने वाली ये वही दिल्ली है जहां इलाज के लिए बाकी लोग चक्कर काट रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम उस कोविड सेंटर पे खड़े हैं जिसकी कल शुरुआत हुई है। सबसे बड़ा कोविड सेंटर बताया जा रहा है दिल्ली का, लेकिन बेबस लाचार मरीजों के लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी स्थिति देखिए। दरवाजे से सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। बुजुर्ग दंपति हैं जो कार में
अंदर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि किसी तरीके से यहाँ पर दाखिला मिले। इन्हें दाखिला के लिए बोला भी गया था, लेकिन सुबह 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। कल कॉल आने के बाद भी सुबह इनके कंफर्मेशन का कि 8 बजे आप आ जाइए, एडमिशन मिल जाएगा। अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। कहने को तो ऐसे कोविड सेंटर आम लोगों के लिए शुरू किए गए, लेकिन बाहर जाकर देख लीजिए, हर दावा दम तोड़ रहा है। अपनों को लेकर लोग सड़कों पर पड़े, इधर उधर ठोकर खा रहे हैं। कहाँ से आ गए आप? सर मैं आया सादरे से डॉक्टर दिया था, पर्ची लिख कर जाऊँ यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इतने सारे पेशेंट यहाँ पे, एम्बुलेंस सारी खड़ी है, कई पेशेंट है, एक बंदा यहाँ पे दम तोड़े जा रहा है, कोई सुनने वाला है नहीं। इतनी बड़ी संस्थान थी सरदार पटेल के नाम से, 500 का व्यवस्था किया गया था, लेकिन एक भी व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। खाना पूर्ति का है। दे आर सेइंग कि आप 85 से ऊपर अगर लेवल होगा तभी एडमिट करेंगे, वो भी अभी नहीं करेंगे, हमारे पास कुछ वो नहीं है। तो 85 से नीचे होगा तो आप एडमिट ही नहीं करोगे। 85 अगर होगा तो फिर आएगा क्यों यहाँ पर बंदा? वो तो घर पे करके इलाज कर लेगा। अब इसे खाना पूर्ति वाली सोच नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अब इसे अपनी खाल बचाने की कोशिश नहीं तो और क्या कहें? ऑक्सीजन, बेड, दवा भले ही कम हो, लेकिन इलाज में नियमों का अड़ंगा लगाने में कोई कमी नहीं है। अहमदाबाद में 900 बेड का DRDO और गुजरात यूनिवर्सिटी के जरिए ये धन्वंतरी कोविड अस्पताल तो शुरू कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो यही है कि सिर्फ 108 एम्बुलेंस के तहत ही यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। दिक्कत बहुत सारी है क्योंकि लगातार लोग 108 को फोन कर रहे हैं, लेकिन 48 आवर्स हो जाते हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज की ओर से किसी भी तरीके का जवाब नहीं आता है उनको, और ना ही एम्बुलेंस आ रही है। वैसे में कई मरीज ऐसे हैं जो ऑटो में यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ऑटो में मरीज यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन उनको यहाँ पे एडमिट नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि जो भी कोविड का पेशेंट होगा उसको सिर्फ और सिर्फ 108 एम्बुलेंस के तहत ही एडमिट किया जाएगा। 108 कल सुबह से लिखवाया है, अभी तो कुछ जवाब नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं वो लोग? तो बोलता है टाइम जब खाली होगी तब ही आएगी। जिस राज्य को देखिए वहीं ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए हैं। ऐसा प्रोटोकॉल बना दिया गया है जिसमें घिसते घिसते ही मरीज की जान चली जाए। जब सरकारें हाथ खड़ी कर देती हैं और इस बात को मानती भी नहीं हैं, तो यही होता है। लोगों पर क्या बीत रही है ये वही जान सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, यूपी के फैजाबाद से एक परिवार जान बचाने के लिए, बेड और इलाज पाने के लिए 60,000 रुपए में एम्बुलेंस करके 900 किलोमीटर दूर बंगाल के हुगली गया। वो मेरा दीदी है, मेरा जीजा जी हैं, तो मेरा दीदी जीजा जी हैं, वो लोग फैजाबाद से आए हुए हैं। तो वो लोग को सांस फूलने का तकलीफ हो रहा था, तो फ़ोन किए, दीदी रोने लगी, तो हम बोले ठीक है यहाँ पे आ जाओ। और हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। फिर वहाँ से एम्बुलेंस करके वो लोग बहुत ही जल्दी से निकले वहाँ से, और लगभग 22 घंटा लगा यहाँ पे आने के लिए। एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर मैनेज हुआ था, जिसको लेके यहाँ पे आए हैं। 60,000 रुपीज़ एम्बुलेंस लिए है, जिसको एम्बुलेंस को देना पड़ा क्योंकि और एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, कोई गाड़ी नहीं मिल रहा था आने के लिए इमरजेंसी में। छोटे शहरों को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, लेकिन क्या कहा जाए, जब देश की राजधानी में ही जगह जगह अस्पतालों में नो बेड, नो ICU बेड, नो एडमिशन के बोर्ड लगे हैं, दवाएं नहीं हैं, टेस्ट किट्स नहीं हैं, फिर ट्रीटमेंट कैसे हो? बेड और ICU चाहिए हमें, बेड और ICU नहीं मिल रहा है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, हाई रिक्वायरमेंट है इस समय ICU की और बेड की, जो नहीं प्रॉपर बेड नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन चढ़ रही है। इमरजेंसी में आए हुए हैं आप लोग? हाँ, इमरजेंसी में आए हुए हैं। ICU क्या, ऑक्सीजन क्या, वेंटिलेटर क्या, जनरल वार्ड में नॉर्मल बेड भी नहीं मिल रहे। दिल्ली के बड़े अस्पतालों को तो फिर भी ऑक्सीजन का संकट थोड़ा बहुत कम हुआ, छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होम का तो बुरा हाल है। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन शॉर्टेज के बारे में काफी सवाल उठ चुके हैं, काफी खबरें हो चुकी हैं, लेकिन असली मुसीबत दिल्ली में छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में है। हम हैं इस वक्त शाहदरा के ईस्ट दिल्ली मेडिकल सेंटर के बाहर, जहां पे कोई कोविड बेड अवेलेबल नहीं है, इसलिए नो एडमिशन का यहां पर बोर्ड लगा दिया गया है। बहुत सारे नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स जो हैं उनके बाहर इसी तरह के बोर्ड आपको पूरी दिल्ली में नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर
ऑक्सीजन सप्लाई की भी कमी है, डॉक्टर्स की भी कमी है क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स बीमार हैं। सिचुएशन बहुत खराब चल रहा है। हम कहीं ना कहीं से अवेलेबल करवा रहे हैं लेकिन तक कर नहीं पा रहे। मरीजों को जान बचाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। आधे सिलेंडर कहीं से उठाते हैं, कभी किसी हॉस्पिटल से उठाते हैं, मांग रहे हैं सिलेंडरों को। पेशेंटों की जान बचने में बड़ा मुश्किल हो रही है। हॉस्पिटल फुल चल रहा है। अब कहाँ से कैसे अरेंजमेंट के कुछ गवर्नमेंट वाले हम लोग को कुछ मदद करें तो हम लोग पेशेंटों के लिए कुछ कर पाए। हम लोग कितने पेशेंट है अभी आपके यहाँ? 45-48 पेशेंट एडमिट है हमारे। सब भगवान भरोसे चल रहा है और देश के लोग ऐसे ही अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और कोई चारा भी नहीं है। अभी कितने दिन ये बुरा वक्त देखना पड़ेगा ये भी पता नहीं। अहमदाबाद से गोपी घांगर और दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ संजय शर्मा। आज 2 हाईकोर्ट ने 2 सरकारों को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को, गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि जिस तरह से कोरोना संकट को हैंडल किया जा रहा है वो सही नहीं है। 108 एम्बुलेंस में ही अस्पताल आने और तभी बेड मिलने जैसे नियम का क्या मतलब है? इस नियम का हवाला देकर अस्पताल के बाहर लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की आज ऐसी खिंचाई की जो हाईकोर्ट की बातें सुनकर ही समझी जा सकती हैं। दिल्ली के संकट पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार से उनका भरोसा हिल गया है। अगर दिल्ली सरकार क्राइसिस मैनेज नहीं कर पा रही तो वो बता दे, कोर्ट केंद्र सरकार से सब संभालने को कह देगी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से 4 दिन के अंदर उन सभी मरीजों की डिटेल्स मांगी हैं जिन्होंने अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार लॉलीपॉप की तरह ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है और बड़ी समस्या दिल्ली सरकार की तरफ से ही है। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लायर और रीफिलर्स की कोई जवाबदेही तय नहीं की गई, वो मनमानी कर रहे हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर रही। कोर्ट ने बुधवार सुबह 10 बजे तक दिल्ली सरकार से एक हलफनामा देने को कहा है जिसमें सरकार को दिल्ली के सभी ऑक्सीजन रीफिलर्स की डिटेल्स देनी होंगी। कोर्ट ने उन ऑक्सीजन सप्लायर्स, रीफिलर्स, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स पर कार्रवाई करने को कहा है जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी में लगे हैं। हाईकोर्ट ने 5 ऑक्सीजन रीफिलर्स के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है जो कोर्ट का आदेश होने के बावजूद सुनवाई में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने सेठ एयर नाम के ऑक्सीजन सप्लायर का टेकओवर करने का आदेश दिया जो अस्पतालों में ऑक्सीजन न देकर संभवतः ब्लैक मार्केट में सिलेंडर बेच रहा था। कोर्ट ने कहा कि यह गिद्धों जैसा बर्ताव करने का समय नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी रोकने को कहा है। हर मेडिकल स्टोर से रेमडेसिविर, डेक्सामेथासोन और फैबीफ्लू जैसी जरूरी दवाओं का रिकॉर्ड लेने को कहा। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस बात पर भी डांटा कि रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ अस्पतालों में करने के लिए क्यों कहा गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश कैसे दिया जा सकता है क्योंकि इसका मतलब है कि जिनको अस्पतालों में बेड नहीं मिलेगा उन्हें इंजेक्शन भी नहीं मिलेगा। ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। दुनिया में जब भी कोई संकट आया है सबसे पहले भारत ने मदद की है। आज संकट भारत पर है और मदद की बारी दुनिया की है। इस बात को दुनिया भी समझती है। दुनिया का बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा देश भारत की मदद के लिए आया है। उम्मीद बढ़ी है, हौसला मिला है कि हर तरफ से हाथ बढ़ेंगे तो इस संकट से हम निकल जाएंगे। की उखड़ती सांसों पर दुनिया कैसे आंख कान बंद कर सकती थी। जिस देश ने कोरोना के संकट में अब तक दुनिया की हर तरह से मदद की है, भारत में हाहाकार मचा तो दुनिया ने भी हाथ बढ़ाया। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इजराइल जैसे देश, यूरोपियन यूनियन और विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी ने तत्काल मदद का ऐलान कर दिया। आज सुबह ही ब्रिटेन से वॉलंटियर्स और बाकी मेडिकल उपकरण लेकर विमान दिल्ली पहुंचा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन इस महासंकट में भारत के साथ खड़ा है। Sending out an emergency shipment of over 600 items of equipment, their ventilators, oxygen concentrators, and the aim is to provide the support that the Indians need at their hour of need, really, if judging by the distressing scenes we've seen in many of the hospitals in India. महासंकट में फंसे भारत की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया बेचैन है। ऑक्सीजन का संकट हो या दवाइयों का संकट या फिर मेडिकल उपकरणों का संकट, दुनिया में जिससे जो मुमकिन हुआ है वो मदद भेज रहा है। आयरलैंड से 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1 ऑक्सीजन जनरेटर और 365 वेंटिलेटर भारत आ रहे हैं। बेल्जियम रेमडेसिविर की 9000 डोज भेज रहा है। स्वीडन से 120 वेंटिलेटर आ रहे हैं। रोमानिया से 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 75 ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं। लग्जमबर्ग 58 वेंटिलेटर भेज रहा है। पुर्तगाल 5500 रेमडेसिविर वायल और 20,000 लीटर ऑक्सीजन हर हफ्ते भेजेगा।
फ्रांस ऐसे 8 ऑक्सीजन जनरेटर भेज रहा है, जिनसे 250 बेड के एक अस्पताल को करीब 10 साल तक ऑक्सीजन सप्लाई मिल सकेगी। फ्रांस से 28 वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के ऐसे 5 कंटेनर भी आ रहे हैं, जिनसे हर दिन 10,000 मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई हो सकेगी। थाईलैंड जैसे देशों से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन टैंकर और प्लांट भेजे गए हैं। सिंगापुर जैसे देश तो पहले ही मदद में जुट चुके हैं। 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इलाज के दूसरे सामानों की खेप 2 दिन पहले ही मुंबई पहुंच गई। भारत के इस संकट का देर से ही सही सुपर पावर अमेरिका को भी एहसास हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और ये कहा कि कोरोना से भारत की जंग में अमेरिका का पूरा साथ है। वेंटिलेटर हो या बाकी जरूरी मेडिकल संसाधन, अमेरिका इन्हें तेजी से भारत पहुंचाएगा। भारत की कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कच्चा माल भी मुहैया कराने की बात हुई है। अमेरिका हो या रूस, संकट में भारत से कोई दूर नहीं। रूस ने रेमडेसिविर की खेप भारत भेजने की पेशकश की है। यूएई जैसे देशों ने भी कहा है कि वो भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में दुनिया का साथ तो मिला है, लेकिन ये हमारी अपनी लड़ाई है जिसे आम जनता के साथ केंद्र और राज्य सरकारों को लड़ना है। हमने कोरोना के इस संकट काल में भी राजनीतिक रस्साकशी देखी है। एकजुटता के संदेशों के बावजूद दलगत उंगलियां उठाई जा रही हैं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच आज तक पर 3 राज्यों के मंत्रियों ने अपने सामने आ रही चुनौतियों और उससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को रखा है। पहले इन्हें सुनिए, फिर IIT कानपुर की चिंताजनक तारीख। न ऑक्सीजन की कमी है, न दवाइयों की कमी है, ये मैं पहली बार आपको बता दे रहा हूं। दूसरी बात कि इस बार का इन्फेक्शन 2020 के इन्फेक्शन से कई गुना और इन्फेक्शियस हो गया है। बहुत ज़्यादा फैलाव है, लगभग एयरबोर्न हो गया है, परिवारों में पूरा एक बैग फैल जाता है। तो जितने पेशेंट हमारे पिछले बार आए थे 2020 में, उससे कम से कम 30% या 35% ज़्यादा पेशेंट आज हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इतनी तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है। सामान्य तरह से हमारे 75 जनपदों में धीरे धीरे करके इन्फेक्शन हमारा घट रहा है। बहुत कम घट रहा है, मगर घट रहा है। दूसरा फेज जो वैक्सीनेशन का है, दूसरा चेहरा सिक्के का जो वैक्सीनेशन का है, मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में 1 मई से 18 साल से 45 साल के बीच के नागरिकों का टीकाकरण चालू हो पाएगा, क्योंकि कंपनियों से जो हमने चर्चा की है, 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। उनसे जो हमको प्रारंभिक संकेत मिले हैं, पहले तो ये था कि मई के तीसरे चौथे हफ्ते में शायद वो दे सकें, तीसरे हफ्ते के बाद, और संकेत आ रहे हैं कि और भी देर हो सकता है। तो इसमें मैंने तो पहले भी कहा था, केंद्र सरकार को सीधे बीच में रहना चाहिए। वैक्सीन केंद्र सरकार के माध्यम से आनी चाहिए और व्यवस्था उनको बनानी चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये महामारी का दौर है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसका तेजी से प्रकोप है। पर आपको मैं आंकड़े बताना चाहता हूं कि पिछले 6-7 दिन में हम मध्य प्रदेश में इस स्थिति में लाने में मध्य प्रदेश को सफल रहे कि हमारी पॉजिटिविटी एकदम कम हुई है, वो डिक्लाइन शुरू हो गई है। दूसरी तरफ हमारा जो रिकवरी रेट है वो तेज़ी से बढ़ा है। देखिए, महामारी है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी भी तरह से व्यवस्थाओं में चुनौती नहीं है। ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है, रेमडेसिविर एक बड़ी चुनौती है, और केवल हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। पर आप देखेंगे, आज मैंने कल भी ये बात कही थी कि यदि हम डे टू डे वर्किंग की बात करें, डे टू डे की बात करें, तो जितनी हमें आपूर्ति है उतनी ही हमारी खपत है। यदि सबके दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि इस आफत, इस महामारी, मौत के इस हाहाकार से मुक्ति कब मिलेगी? भारत में कोरोना की दूसरी लहर का शिखर यानी पीक कब आएगा? ये कब थमेगी? इसके लिए आज के आंकड़ों और IIT कानपुर के एक रिसर्च की मदद लेंगे। इससे आपको दूसरी लहर के खतरनाक भविष्य की तस्वीर समझ में आ जाएगी। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने अपने डेटा में नया अपडेट दिया है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आज जो स्थिति है उसके आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि दूसरी लहर का पीक 14 से 18 मई के बीच आ सकता है और रोजाना संक्रमित होने वाले मरीजों का आंकड़ा 4 से 8 मई के बीच 4,40,000 प्रतिदिन तक जा सकता है और एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 38 से 48 लाख के बीच होगी। आपको बता दें कि आज की तारीख में भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,82,000 है। जाहिर हालात और खराब हो गए हैं।
पिछले हफ्ते वैज्ञानिकों का अनुमान था कि दूसरी लहर का पीक 11 से 15 मई के बीच आ जाएगा और रोजाना संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 3.5 लाख के पार जाएगी, जबकि एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 33 से 35 लाख के बीच होगी। लेकिन अब यह अनुमान बढ़ गया है, क्योंकि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि टेस्ट कितनी तेजी से हो रहे हैं। अभी टेस्टिंग कम और धीमी होने लगी है। इसके बावजूद अगर IIT कानपुर के इस मॉडल को एकदम सटीक मान लिया जाए तो 14 से 18 मई के बीच में आने वाला कोरोना का पीक कोरोना की पहली लहर के मुकाबले 3 से 4 गुना ऊंचा होगा। पिछली बार 17 सितंबर को 10 लाख एक्टिव केस थे, जबकि IIT का अनुमान कहता है कि 14 से 18 मई के बीच 38 से 48 लाख एक्टिव संक्रमित मरीज हो सकते हैं। अभी यह आंकड़ा फाइनल नहीं है, हालात पर वैज्ञानिकों की नजर है। आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। कोरोना विस्फोट से पहले इस मॉडल ने अनुमान लगाया था कि 15 से 20 अप्रैल के बीच पीक आ जाएगा और 10 लाख एक्टिव केस होंगे, लेकिन यह बढ़ता चला गया। पहली लहर के दौरान एक कोरोना संक्रमित मरीज अपने संपर्क में आने वाले 30 से 40% लोगों को संक्रमित करता था। दूसरी लहर बहुत भयानक है। इस बार एक मरीज अपने संपर्क में आने वाले 80 से 90% लोगों को संक्रमित कर दे रहा है। डबल मुसीबत यह है कि इतनी बड़ी संख्या में संक्रमण होने के समय पर टेस्ट की व्यवस्था सुस्त है, टेस्टिंग कम हो रही है, RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट देर से आ रही है और कई बार जो रिपोर्ट आ रही है उस पर 100% यकीन नहीं कर सकते। हर 5 में से 1 की रिपोर्ट गलत साबित हो रही है। ऐसे में कोरोना के शिखर का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि कोरोना से यह युद्ध लंबा चलेगा। 1 मई से जब भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का अगला चरण शुरू होगा, तब सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के अलावा एक और वैक्सीन भारत में होगी। ये वैक्सीन है रूस की स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत इसी महीने मिली है। हालांकि स्पुतनिक वी भारत के डॉक्टर रेड्डीज लैब समेत 6 मैन्युफैक्चरर्स के साथ अपना इंडिया प्लान बहुत पहले बना चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि स्पुतनिक वी भारत में वैक्सीन की कमी को तेजी से पूरा करेगा। शुरुआत में रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन भारत आएगी। भारत में बनी इस रूसी वैक्सीन को उपलब्ध होने में कम से कम जून तक का समय लगेगा। कोरोना टीकों के 14.5 करोड़ से ज्यादा डोज भले ही लग चुके हों, लेकिन 135 करोड़ आबादी वाले भारत ने बीते कई दिनों में वैक्सीन के स्टॉक खत्म होने की वैक्सीन के लिए लंबी कतारें और परेशान होते सीनियर सिटीजन्स हमने देखे। ऐसे में ये आशंकाएं बनी हुई हैं कि मई में जब 18 साल से ऊपर सभी लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी, तब वैक्सीन की कमी से कैसे निपटेंगे। लेकिन अब एक उम्मीद रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के जरिए दिख रही है। वैक्सीन की उम्मीद को जल्द पूरा करने के लिए 2 हफ्तों पहले भारत की वैक्सीन नीति बदली और उसी के तहत स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी। स्पुतनिक वी के डोज मई से ही भारत में आने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में रूस में बनी वैक्सीन आएगी, बाद में डॉक्टर रेड्डीज लैब समेत भारत के 6 मैन्युफैक्चरर इस वैक्सीन को भारत में ही बनाए। When can an average Indian expect that Dr. Reddy's Sputnik V can be used against COVID-19 in the country? India will start getting the Sputnik V supplies from Russia in May. These will be initial and limited quantities, which will ramp up over the next 2 to 3 months. There are 2 routes by which the quantities would come into India. One is through the product that's manufactured in Russia and imported into the country. The second is through local manufacturing, which we will also be starting in the next couple of months to start delivering the vaccines from the India-made product. The process for the technology transfer is underway, and we are well on course to start delivering the India-manufactured vaccine also in the next 2 to 3 months. Till such time, we are accelerating the access to this vaccine by bringing in the product from Russia and making it available in India. So earliest is when can we expect? Is it by May or is it by June that we'll see doses of this vaccine in the country, sir? So we will start seeing doses of the vaccine in May, towards the second half of May, and there will be a progressive ramp up which will happen over June and July. स्पुतनिक वी को भारत में मंजूरी मिलना वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने में क्यों अहम है, इसे ऐसे समझें कि स्पुतनिक वी की मार्केटिंग करने वाले रूस के RDIF ने 85 करोड़ डोज सालाना तैयार करने की तैयारी पहले ही कर ली है। स्पुतनिक वी को भारत में बनाने के लिए जिन 6 लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो हैं डॉक्टर रेड्डीज, ग्लैंड फार्मा, हेटेरो बायोफार्मा, विरक्यू बायोटेक, पेनाशिया बायोटेक और स्टेलिश बायोफार्मा।
When will the Indian companies, I believe there are 6 Indian companies that are going to be manufacturing Sputnik V in India. When will this manufacturing process also really start? Yes, so the process of absorbing the technology, scaling it up, that is currently underway. I expect that the Indian manufacturing sites will start delivering Sputnik in the June-July timeframe. As you correctly pointed out, there are 6 manufacturing sites. I expect at least 2 sites to start delivering in the June-July timeframe, a couple of sites in August, and 2 in the September-October timeframe. So it's a progressive ramp-up with different sites being at different stages of technology absorption and increasing the quantities as we go along over the next few months. स्पुतनिक वी के भी 2 डोज दिए जाते हैं। हर डोज में अलग अलग वेक्टर का इस्तेमाल होता है, जिससे इम्यूनिटी अन्य वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा समय तक रहती है। दोनों डोज के बीच अंतर 21 दिनों का होता है। इसे -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। हालांकि फ्रीज ड्राइड फॉर्म में वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करके रखा जाता है। स्पुतनिक वी को 55 से अधिक देशों में मंजूरी मिल चुकी है। स्पुतनिक वी को बनाने वाले रूस के गमालया इंस्टीट्यूट ने फरवरी में वैक्सीन के प्रभावी होने की दर 91.6% बताई थी, जो कोविशील्ड के 70% और कोवैक्सीन के 78% प्रभावी होने की दरों से काफी ज्यादा। रूस ने दिसंबर 2020 में ही स्पुतनिक वी वैक्सीन लगानी शुरू कर दी थी, लेकिन अब जब मई से भारत में इसकी एंट्री हो रही है, तो इसे वैक्सीनेशन अभियान का शुभ संकेत कह सकते हैं। स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। स्पुतनिक वी मई से भारत में उपलब्ध होगी। इसी महीने इसके इस्तेमाल को भारत में मंजूरी मिली, लेकिन सवाल है कि इसमें देरी क्यों हुई। इसके लिए आपको इस वैक्सीन की भारत तक आने की यात्रा को समझना होगा। सितंबर 2020 में ही डॉक्टर रेड्डीज और स्पुतनिक वी की मार्केटिंग करने वाली रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF के बीच समझौता हुआ। यह समझौता स्पुतनिक वी के भारत में क्लिनिकल ट्रायल के लिए और भारत में 10 करोड़ डोज बेचने के लिए हुआ। इसे बाद में बढ़ाकर 12.5 करोड़ डोज किया गया। लेकिन अक्टूबर 2020 में डॉक्टर रेड्डीज ने जब भारत में बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मांगी तो उससे इनकार किया गया। डॉक्टर रेड्डीज को छोटे ट्रायल करने को कहा गया। जनवरी 2021 में जब भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को फेज 2 ट्रायल पर इजाजत मिल गई थी, तब स्पुतनिक वी के भी फेज 2 के ट्रायल हो गए थे, लेकिन स्पुतनिक वी को इसकी मंजूरी नहीं मिली। मार्च 2021 में डॉक्टर रेड्डीज ने स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी एक बार फिर मांगी, तब उससे सेफ्टी डेटा मांगा गया। अप्रैल की शुरुआत में स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई। फिर 13 अप्रैल को भारत की वैक्सीन नीति बदली और स्पुतनिक वी को आपात इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। इस समय वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है जो संक्रमण की लहर को काबू में कर सकता है। दुनिया में तेजी से वैक्सीन लगाने वाले देशों में क्या असर हुआ है और भारत इस समय किस परिस्थिति में है, ये समझाने के लिए आपको खबर की पूरी पिक्चर दिखाते हैं। अमेरिका, इजराइल, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में भी एक समय पर कोरोना की रफ्तार तेज थी। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा बोझ पड़ गया था। बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हर चीज के लिए अफरा तफरी थी। लेकिन अब इन देशों में संक्रमण की रफ्तार कम है और इसकी एक बड़ी वजह है सिस्टम की सजगता और तेज टीकाकरण। भारत की जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए भारत को औरों के मुकाबले बहुत तेजी से वैक्सीनेशन करने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन डेटा के अनुसार भारत की 8.7% जनसंख्या को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगी है। दूसरे देशों को अपनी आबादी कम होने का फायदा मिला है। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है और वो अपनी 62.3% आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगा चुका है। 6.5 करोड़ की आबादी वाले यूके ने 49.7% लोगों को वैक्सीन की डोज दी है। 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका ने 42.1% लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज दी है। वहां संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। 98 लाख की आबादी वाले यूएई ने 51.4% लोगों को, 3 करोड़ 80 लाख की आबादी वाले कनाडा ने 29.9% लोगों को और 4 करोड़ 70 लाख की आबादी वाले स्पेन और 8 करोड़ 30 लाख की आबादी वाली जर्मनी ने करीब 23% आबादी को वैक्सीन दी। 6 से 7 करोड़ के बीच की आबादी वाले फ्रांस और इटली ने अपनी 20 से 21% आबादी को वैक्सीन दी है और 21 करोड़ की आबादी वाले ब्राजील ने 12.9% लोगों को वैक्सीन दी है। अगर वैक्सीन की डोज की संख्या को आधार माने तो भारत नंबर 3 पर है। भारत ने 14 करोड़ 52 लाख वैक्सीन डोज लगा दी है। अमेरिका नंबर 1 पर है, उसने 23 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और चीन 22 करोड़ 94 लाख डोज लगाकर नंबर 2 पर है।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।